नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं न्यूज़ एट 10 में सुर्खियों का। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूएनजीए में की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिया संदेश पूरी तरह सही। मोदी ने कहा था, ये वक्त युद्ध का नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर न्यूयॉर्क में कई महत्वपूर्ण नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात। महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को श्रेय देने को लेकर चीन एक बार फिर हुआ बेनकाब। 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी साजिद मीर के खिलाफ सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को वीटो करने का अपने निर्णय का चीन ने किया था बचाव। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब मामले में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। सुनवाई के पहले दिन कर्नाटक सरकार के वकील ने कहा, यह कहना गलत होगा कि सिर्फ हिजाब पर लगाया गया है प्रतिबंध। दूसरे समुदाय के छात्रों को भी यूनिफॉर्म से हटकर धार्मिक परिधान पहनने की इजाजत नहीं। मुंबई की विशेष अदालत ने अमरावती में एक दवा व्यापारी की हत्या के मामले में एनआईए को जांच पूरी करने के लिए 90 दिन की और दी मोहलत। जून में उमेश कोले नाम के व्यक्ति की कथित ईश निंदा को लेकर गला काटकर की गई थी हत्या। मामले में 10 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में एक ट्रक ने 6 लोगों को कुचला। हादसे में 4 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। वहीं आंध्र प्रदेश के चित्तूर की एक फैक्ट्री में भीषण आग में 3 लोगों की मौत। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। भारत के गेंदबाज अपने बल्लेबाजों के बनाए 208 रनों के विशाल स्कोर को बचाने में भी रहे नाकामयाब। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूएनजीए के संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में कहा कि पीएम मोदी ने समरकंद में सही कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं, पश्चिम से बदला लेने या पूर्व के खिलाफ पश्चिम का विरोध करने का नहीं है। उन्होंने कहा, पीएम ने कहा था, ये हमारे जैसे संप्रभु राष्ट्रों के सामने आने वाली चुनौतियों को सामना करने का समय है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का स्वागत किया जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं। जैक सुल्लिवन ने कहा कि पीएम मोदी ने समरकंद में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जो कहा वो पूरी तरह से सही था और अमेरिका इस बयान का स्वागत करता है। Principle on behalf of what he believes is right and just was very much welcomed by the United States, and for the Indian leadership, which has long-standing relationships in Moscow from the very top all the way through the Russian government, to continue to reinforce that message that now is the time for war to end. And the way this war should end is for Russia to abide by the basic terms of the UN Charter and to return the territories that it has seized by force. This is a message that every country, however they feel about Russia, Ukraine, the United States, everyone should be able to center around this basic proposition. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र के इतर दुनिया भर के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी रखा।
डॉक्टर एस जयशंकर ने तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत चावुसोग्लू से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष, खाद्य सुरक्षा, G20 प्रक्रियाएं जैसे जो कई अहम मुद्दे हैं उस पर बात की। इससे पहले उन्होंने अपने लीबियाई समकक्ष डॉक्टर नजला एलमंगोश से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने लीबिया में उभरती स्थिति पर अपनी लीबियाई समकक्ष के दृष्टिकोण की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने मित्र ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सहयोग के विस्तार पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने निकारागुआ के अपने समकक्ष डेनिस मोकोंडा से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने वैश्विक स्थिति और इसके बहुपक्षीय प्रभावों पर बात की। डॉक्टर जयशंकर ने कोमोरोस के राष्ट्रपति अज़ाली असमौनी से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने कोविड-19 और डेंगू से निपटने में भारत की सफलता को लेकर राष्ट्रपति असमौनी की सराहना का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो-एडो से मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोनों देशों के बीच जारी सहयोग पर चर्चा की, विशेष रूप से आतंकवाद पर। विदेश मंत्री ने विकास साझेदारी की उपलब्धियों की भी सराहना की। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हिजाब मामले में आज भी सुनवाई जारी रखेगा। कल याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें पूरी कर ली गईं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है। कर्नाटक सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा 2021 से पहले कोई मुस्लिम लड़की हिजाब नहीं पहन रही थी और ना ही ऐसा कोई सवाल उठा। ये कहना गलत होगा कि सरकार ने सिर्फ हिजाब बैन किया। दूसरे समुदाय के लोगों को भी भगवा गमछा पहनने से रोका गया। वहीं ईरान में हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन अब तेज हो गया है। राजधानी तेहरान समेत देश के कई शहरों में लोगों ने कल हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन किए और नारे लगाए। दरअसल कुछ दिनों पहले हिजाब नियमों का पालन नहीं करने पर 22 वर्षीय महिला महसा अमीनी को तेहरान से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा पीटने पर हिरासत में ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से लोगों में गुस्सा भरा हुआ है और महिलाएं अपने बालों को काटकर, हिजाब को जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। मुंबई की विशेष अदालत ने अमरावती में एक दवा व्यापारी की हत्या के मामले में एनआईए को जांच पूरी करने के लिए 90 दिन और देने की मांग को मंजूरी दी। अदालत ने एनआईए की चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय मांगा था। इस मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि 21 जून को अमरावती में फार्मासिस्ट उमेश कोले की हत्या कर दी गई। इस मामले में एनआईए ने बीते दिनों वांछित आरोपी शहीम अहमद फिरोज अहमद की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए इनाम की घोषणा की। अहमद 2 महीने से फरार है। दिल्ली से बिहार जा रहे जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह से पटना एयरपोर्ट पर आयकर विभाग की टीम ने लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की। खबरों के मुताबिक जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह को पटना एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में नकदी के साथ पकड़ा गया था। एमएलसी दिनेश सिंह गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे। मंगलवार की शाम दिनेश सिंह पटना लौटे थे। पकड़े जाने के बाद आयकर विभाग की टीम ने करीब 3 घंटे तक दिनेश सिंह से पूछताछ की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज गुजरात के दौरे का उनका दूसरा दिन है। भाजपा अध्यक्ष आज सुबह 10 बजे प्रदेश गांधीनगर स्थित भाजपा कार्यालय श्री कमलम में प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों एवं प्रदेश भाजपा के मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वे प्रदेश भाजपा कार्यालय में ही गुजरात से भाजपा के लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 1:30 बजे जेपी नड्डा अहमदाबाद के टैगोर हॉल में प्रोफेसर समिट को संबोधित भी करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। सीमापुरी इलाके में एक ट्रक ने डिवाइडर पर सो रहे 6 लोगों को कुचल दिया। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। एक को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित किया गया और एक की अन्य की अगर बात करें तो इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ट्रक का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर
जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा बीती रात करीब 1:45 बजे हुआ। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। आग लगने से आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार उठ गया। हादसा कैसे हुआ फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा के लिए गए 42 पर्यटक खराब मौसम के कारण फंस गए। एसडीआरएफ ने राहत और बचाव मिशन चलाकर सभी फंसे हुए यात्रियों को बचाया। खबर बिहार से, जहां के सासाराम से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां मालगाड़ी के 20 डब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन के कुम्हाऊ स्टेशन के पास हुआ। हादसे के चलते कई गया हावड़ा रूट की जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित हो गई। रेलकर्मी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। इस हादसे से किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि डिब्बे के पार्ट्स और पुर्जे इधर उधर बिखर गए। वक्त एक ब्रेक का। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है, और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब खबर दलाल स्ट्रीट यानी कि शेयर बाजार से, जहां कल दिखी शानदार तेजी गायब हो गई और आज भारतीय शेयर बाजार फिर गिरावट के दायरे में फिसल गया। बैंक निफ्टी में आधे फीसद का दबाव देखा जा रहा है और प्री ओपनिंग में बाजार में दिखी जो गिरावट है वो जारी है। सेंसेक्स 215 अंक की गिरावट के साथ 59,000 के आसपास खुला। वहीं निफ्टी 49 अंक की गिरावट के साथ 17,766 पर ट्रेडिंग करता हुआ देखा गया। तमाम जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनमें दबाव देखा जा रहा है। और अब न्यूज़ 10 में बात करते हैं स्टार्टअप चैंपियंस को लेकर। तो इंदौर से शुरू हुआ स्टार्टअप डॉटबॉक्स कंसेप्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो लूटल कैफे के नाम से नए विचार पर आधारित शौचालय की जो श्रृंखला है उसे चलाता है। स्मार्ट वॉशरूम सर्विस विद कैफे के कॉन्सेप्ट पर आधारित लूटल कैफे अपनी इस अनोखी पहल के जरिए कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इंदौर स्थित स्टार्टअप वेंचर डॉटबॉक्स कॉन्सेप्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी नई और अनोखी पहल से ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लूटल, जो कि लू और होटल को मिलाकर बना है, अपने आप में एक अनूठी सोच का परिणाम है। ये पे, यूज और रिडीम मॉडल पर आधारित है। लूटल कैफे न केवल कम कीमत पर सभी सुविधाओं से युक्त शौचालय की सेवाएं देता है, बल्कि पॉकेट फ्रेंडली भोजन भी मुहैया करता है। सेफ्टी पर्पज से भी बहुत अच्छा है और हाइजीन जो प्रायोरिटी रहती है सबकी, वो हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है कि ये यूज़ करेंगे तो कंफर्ट है। और जितना रश रहता है, क्राउड रहता है, वो इश्यूज ज़्यादा यहाँ पर नहीं आते हैं। गर्ल्स के लिए बहुत सेफ़ है, कैफ़े साथ में है, तो अगर आप हरी में हो बस पकड़ने के लिए, तो वो ऐसे ऐसे प्लेसेस पे है ये कि आपको सब कुछ अवेलेबल है।
फूड अवेलेबल है। साल 2017 में लोगों को साफ सुथरे, हाइजीन, वॉशरूम और टॉयलेट उपलब्ध कराने के मकसद से शुरू हुए लूटल कैफे के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब हम होम टाउन जा रहे थे, मुझे पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना था, लेकिन वो न हाइजीन था, न क्लीनिंग था, कुछ भी नहीं होना चाहिए, स्पेशली वुमेन्स के लिए। इंडिया में पब्लिक टॉयलेट हैं, बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन वो आपको वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आपको चाहिए। तो उस वक्त जब हम दोनों जने जॉब कर रहे थे, तब हमें लगा कि नहीं, हमें ये प्रॉब्लम तो है और छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, हमने इस पे बहुत वर्कआउट किया। लूटल के वॉशरूम में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और एंटी बैक्टीरियल टॉयलेट सीट है। कैफे की खास बात यह है कि इसके सामने आने पर आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि इसके पीछे कोई टॉयलेट भी मौजूद है। लूटल अभी तक 4 जगह अपने आउटलेट खोल चुका है और आने वाले समय में अपने विस्तार की योजना पर काम कर रहा है। स्टार्टअप का कहना है कि वो 2022-23 में देश के कई हिस्सों में अपने 15 आउटलेट खोलेगा। हमारा विज़न ये है कि इंडिया में पब्लिक टॉयलेट या जो पब्लिक टॉयलेट को लेके एक ब्रांड बनाना चाहते हैं हम, जहाँ पे हम क्वालिटी और शोर सर्विस लोगों को दे आने वाले 10-15 सालों के अंदर। जैसे आप हर चीज़ के लिए, सर्विस के लिए एक ब्रांड सर्च करते हैं कि मतलब अगर आपको चाय पीनी है तो, या फिर आपको कैब बुक करनी है, या फिर आपको पिज़्ज़ा खाना है या कॉफ़ी पीनी है, तो आज के माइंड में कोई ना कोई एक वर्ड आपको क्लिक करता है। वैसे ही हमारा विज़न है कि इंडिया में आने वाले टाइम में जब आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना हो तो आप लूटल आपके दिमाग में क्लिक करें। अपनी इस अभिनव पहल के लिए लूटल को कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। लूटल कैफे ने शुरुआत से अब तक न केवल अपने राजस्व में 100% की वृद्धि दर्ज की है, बल्कि अभी तक 8.5 लाख से अधिक लोगों को स्मार्ट वॉशरूम की सेवाएं मुहैया करा चुका है। लूटल स्मार्ट कैफे में ऐसी विशेषताएं हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और क्रांति लाने वाला ये कॉन्सेप्ट अब अपने पंख फैलाने के लिए तैयार है और कोशिश आम जनता को कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की है। कैमरामैन राजेश रिखी और सहयोगी श्रीनिवास के साथ इंदौर से मैं अभिषेक महाजन। तो अगर आप डॉट बॉक्स कंसेप्शन यानी लूटल के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 शनिवार रात 9 बजे डीडी न्यूज़ पर, रात 10 बजे डीडी इंडिया पर और रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। और अब बात ईपीएफओ की, जहां के अन्यतम पेरोल डेटा के मुताबिक ईपीएफओ ने जून 2022 में कुल 18 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जोड़े। पेरोल डाटा की साल दर साल तुलना ये दर्शाती है कि जून 2022 में पिछले साल की अगर तुलना की जाए तो इसी महीने की एवज में करीबन 5.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़े। जून के दौरान जोड़े गए कुल 18 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स में से 10 लाख नए सदस्यों की पहली बार ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के जो प्रावधान है उसके तहत उन्हें शामिल किया गया। अप्रैल 2022 से नए सदस्यों में शामिल होने की प्रवृत्ति बढ़ी है। श्रम मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली राज्यों में शामिल प्रतिष्ठान महीने के दौरान लगभग 12 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को जोड़कर ये अग्रणी स्थान पर बने हुए हैं, जो सभी आयु समूहों में कुल पेरोल वृद्धि का 66% है। ईपीएफओ देश का प्रमुख संगठन है जो ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के दायरे में आने वाले संगठित, अर्ध संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध करवाने के लिए उत्तरदायी है। यह अपने सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें सदस्यों और उनके परिवारजन दोनों के लिए भविष्य निधि, बीमा और पेंशन शामिल है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज से 23 सितंबर तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में आयोजित हो रहे वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्यमंच ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त भारतीय मंत्री स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ये कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार और उनके प्रयोग में तेजी लाने के लिए 30 से अधिक देशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नव प्रवर्तनकर्ताओं, युवा पेशेवरों के सहित दुनिया भर के हजारों स्वच्छ ऊर्जा नेताओं को एक मंच पर लेकर आएगा। इस दौरान स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में तेजी लाने के लिए जैव रिफाइनरीज, सतत विमानन ईंधन, सामग्री त्वरित प्लेटफॉर्म्स, बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी, स्मार्ट ग्रिड,
कार्बन कैप्चर, हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में भारत महत्वपूर्ण प्रयासों को उजागर करेगा। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रख्यात शिक्षाविदों के साथ साथ भारत के जो समुदाय से जुड़े लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह कल शाम न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज से 22 सितंबर तक जिबूती का आधिकारिक दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री जिबूती के प्रधानमंत्री अब्दुल कादर कामिल मोहम्मद से मुलाकात करेंगे। वी मुरलीधरन जिबूती के विदेश मंत्री महमूद अली यूसुफ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। अपने दौरे के दौरान विदेश राज्य मंत्री जिबूती में भारतीय समुदाय से भी बात करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार उनकी इस यात्रा के दौरान भारत और जिबूती के बीच राजनयिक एवं आधिकारिक सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट देने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत और जिबूती के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को श्रेय देने को लेकर चीन एक बार फिर बेनकाब हो गया। चीन ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी साजिद मीर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को वीटो करने के अपने फैसले का बचाव किया। समरकंद में चीन ने आतंकवाद का विरोध किया, लेकिन सुरक्षा परिषद में उसने साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। इससे आतंकवाद पर चीन की कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखा। 2 महीने पहले ही चीन की वजह से यूएनएससी में जैश ए मोहम्मद के आतंकी रऊफ अजहर पर प्रतिबंध लगाने का जो प्रस्ताव था वो गिर गया था। चीन ने पिछले 5-6 वर्षों के दौरान पाकिस्तान में शरण लेने वाले आतंकियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचाने में हर संभव मदद की है। पहले जैश के मुखिया मौलाना मसूद अजहर को और उसके बाद लश्कर तोयबा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वो बचाता रहा। खबर इटली से, जहां 25 सितंबर को चुनाव है और चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में ब्रदर्स ऑफ इटली की नेता जॉर्जिया मेलोनी ने अपने राष्ट्रवादी एजेंडे की वजह से विरोधियों में भारी बढ़त बना ली। हालिया पोल में जॉर्जिया का वोट शेयर बढ़कर 46% रहा, जबकि लगभग एक पखवाड़े पहले ये 25% था। जॉर्जिया के विरोध में चुनाव लड़ रहे डेमोक्रेटिक पार्टी के गठबंधन की अगर बात करें तो वो 28% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है और पिछड़ रहा है। जॉर्जिया मेलोनी की जीत करीब करीब तय मानी जा रही है। यदि जॉर्जिया मेलोनी चुनाव जीतती हैं तो वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। इटली में 25 सितंबर को होने जा रहे चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली की नेता जॉर्जिया मेलोनी के पक्ष में जनादेश मिलने की भविष्यवाणी की जा रही है। अगर 45 वर्षीय जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री बनती है तो वो यह पद संभालने वाली इटली की पहली महिला होंगी। चुनावी अनुमानों की माने तो अपने राष्ट्रवादी एजेंडे की वजह से दक्षिणपंथी गठबंधन को भारी बढ़त मिल सकती है। एक चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार जॉर्जिया के पक्ष में मत प्रतिशत बढ़कर 46% तक पहुंच गया है। केवल 2 सप्ताह पहले यह आंकड़ा 25% था। लोकप्रियता और जन समर्थन हासिल करने की रफ्तार कायम रही तो 25 सितंबर के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का गठबंधन दक्षिणपंथी दलों के गठबंधन के हाथों हार की तरफ बढ़ रहा है। अभी के अनुमानों में डेमोक्रेटिक पार्टी का गठबंधन 28% वोटों के साथ दूसरे नंबर पे है। दोनों दलों के बीच 8% वोटों का अंतर है। ऐसे में दक्षिणपंथी दलों को मिल रहा जन समर्थन और गोलबंदी चुनाव का रुख तय कर सकता है। इस गठबंधन में जो दल शामिल है उनमें इटली के पूर्व पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी की पार्टी फोर्जा इटालिया और अप्रवासियों के विरोध के मुद्दे वाले एजेंडे वाली मैटियो सिल्विनी की पार्टी भी शामिल है। चुनावी दौड़ में आगे मानी जा रही जॉर्जिया मेलोनी अपने दक्षिणपंथी विचारों को लेकर बहुत मुखर रही है। वो इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी की समर्थन कही जाती है। उनकी चर्चित नीतियों में अप्रवासियों को शरण नहीं देना, समलैंगिकों का विरोध और उनके हक नहीं देना शामिल है। अपने दक्षिणपंथी विचारों को लेकर विरोधी दलों द्वारा की जा रही चर्चाओं पर कटाक्ष करते हुए जॉर्जिया मेलोनी कहती है कि उनके सत्ता में आने से इटली का राष्ट्र हित मजबूत होगा। वो कह रहे हैं कि यूरोप में मेलोनी को लेकर वो यह सोचकर चिंतित हैं कि क्या होगा, सब मजाक बंद होगा और इटली अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में समर्थ होगा। जॉर्जिया मेलोनी मूल रूप से पत्रकार है। वह 2014 से राष्ट्रीय रूढ़िवादी राजनीतिक दल ब्रदर्स ऑफ इटली की नेता है।
और 2020 से यूरोपीय रूढ़िवादी और सुधारवादी पार्टी की अध्यक्ष है। चुनावी समर में पूर्व प्रधानमंत्री एनरिको लेट्टा की सेंटर लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी कमजोर दिखाई दे रही है। ध्यान रहे कि इटली के मौजूदा प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी भी एनरिका की सेंटर लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से ही है। एनरिको ड्रागी के करीबी माने जाते हैं। वैसे लेट्टा को अभी भी अपने पक्ष में जनादेश मिलने की उम्मीद है, लेकिन सत्ता विरोधी लहर की वजह से ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। गौरतलब है कि इटली के प्रधानमंत्री मारियो ने अपने पद से जुलाई के आखिर में इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर उन्हें अगला पीएम चुने जाने तक पद पर बने रहने के लिए कहा था। और खबर अमेरिका से, जहां के शिकागो की एक आवासीय इमारत में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जबकि 3 की हालत गंभीर है। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये घटना साउथ ऑस्टिन में 36 इकाई वाले अपार्टमेंट में हुई। शिकागो अग्निशमन विभाग के मुताबिक मौके पर कम से कम 10 एम्बुलेंस भेजी गई। राहत बचाव का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। दमकल विभाग के मुताबिक पीड़ितों में 2 महिलाएं जबकि अन्य 6 पुरुष हैं। फिलहाल धमाके के पीछे कारणों का पता नहीं चल पाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पहली बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें दोनों नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा और यूक्रेन रूस के मुद्दे पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने फ्रांस के यूरोपीय राजनीतिक समुदाय बनाने के प्रस्ताव पर भी बातचीत की। ये समुदाय गैर यूरोपीय संघ के सदस्यों को उनकी रुचि के सामान्य क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करेगा। इस बैठक के बाद इमैनुअल मैक्रों ने यह भी कहा कि फ्रांस और ब्रिटेन को ये दिखाने की जरूरत है कि युद्ध के युग में वो एक दूसरे के सहयोगी एवं मित्र हैं। खबर कंबोडिया से, जहां के खमेर रूज शासन, जिसका नाम सुनते ही प्रताड़ना, नरसंहार, जंगल राज की जो भयावह यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे इसी पार्टी और शासन से जुड़े एक नेता खऊ सम्फान की अपील पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगा। आइए देखते हैं कि इन मामलों में उन्हें सज़ा सुनाई गई थी और क्या खमेर रूज शासन की भयावह यादें कितनी ज़्यादा भयानक हैं। कंबोडिया को ग्रामीण यूटोपिया बनाने की हसरत पालने वाली साम्यवादी पार्टी खमेर रूज आजीवन कारावास की सजा काट रहे उसके पूर्व अध्यक्ष खऊ सम्फान की किस्मत का फैसला गुरुवार को अदालत के सुप्रीम फैसले पर निर्भर करेगा। 2018 में संयुक्त राष्ट्र समर्थित अदालत द्वारा सम्फान को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी पाया गया था। 4 साल तक चले खमेर रूज के शासन में कंबोडिया ने न सिर्फ प्रताड़ना, नरसंहार, जंगल राज देखा, बल्कि देश कई साल पीछे धकेल दिया गया। इस दौरान वहां हुई हत्याओं को 20वीं सदी के सबसे बड़े नरसंहारों में गिना जाता है। मार्क्सवादी नेता पोल पॉट ने साम्यवादी विचारधारा को अपनी तरह से परिभाषित किया और इसके बाद कंबोडिया का समाज हमेशा के लिए बदल गया। लोगों को शहरों से गांव की ओर खदेड़ दिया गया क्योंकि सरकार शहर खत्म कर गांव बसाना चाहती थी। धर्म और आस्था पर शासन का हथौड़ा चला दिया गया। धन और निजी संपत्ति रखना जुर्म करार दिया गया। लाखों लोग भूखमरी, बीमारी, बेगारी और मौत की सजा के भेंट चढ़ गए। बात 1960 के दशक की है, जब मार्क्सवादी कंबोडिया को कंपूचिया के नाम से पुकारा करते थे। साम्यवादी पार्टी की सशस्त्र इकाई हुआ करती थी। इसी सैन्य इकाई ने 1970 में राजकुमार नारदोम सिन्हानुक का तख्ता पलट दिया। इसके साथ ही उनकी जनता में पकड़ भी मजबूत होती गई और फिर देखते ही देखते खमेर रूज का देश के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा हो गया। 1975 में राजधानी नामपेन खमेर रूज के नियंत्रण में चली गई। पार्टी के लोग जंगल में आदिवासियों के बीच रहते थे और उनके आत्मनिर्भर जीवन से बेहद प्रभावित थे। पार्टी ने सत्ता संभालते ही अपनी नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया। देश में नई शुरुआत के लिए 0 वर्ष घोषित कर दिया गया। अपने नागरिकों को दुनिया से अलग थलग कर दिया गया। खुद को बुद्धिजीवी मानने वालों को मार दिया गया। चश्मा पहनने या विदेशी भाषा जानने वालों को अक्सर प्रताड़ित किया जाता था। आखिरकार 1989 में खमेर रूज को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। सम्फान सत्ता के शिखर पर काबिज होने वालों में से एक थे। सत्ता से बेदखल होने के बाद उन्होंने खेद तो व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो केवल नाम मात्र ही सरकार प्रमुख थे।
उन्हें निचले स्तर पर होने वाले अत्याचारों की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील में कहा कि कंबोडिया वासियों को पता होना चाहिए कि वो इस सब के जिम्मेदार नहीं थे। 1998 में पोल पॉट के 2 बेहद करीबी सहयोगियों खीव सम्फान और न्युआन चिया ने खमेर रूज का दामन छोड़ दिया और इसके बदले में उन्हें गिरफ्तारी से छूट की गारंटी दी गई। हालांकि 1 दशक के भीतर 2007 में इन दोनों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ यूएन समर्थित युद्ध अपराध ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाया गया। अगस्त 2014 में उन्हें और नुआन चिया को मानवता के विरुद्ध हत्या और अत्याचार के आरोपों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नवंबर 2018 में दोनों को एक और मुकदमे में चाम मुस्लिम अल्पसंख्यकों और वियतनामी लोगों के नरसंहार का दोषी पाया गया। उन्हें इस मामले में भी उम्र कैद की सजा हुई। 2006 में स्थापित ट्रिब्यूनल लाखों डॉलर के खर्च के बावजूद राजनीतिक हस्तक्षेप, इस्तीफों और फंड की कमी जैसे कारणों से कई बार विवादों में आता रहा। फिलहाल कंबोडिया में रहने वाली आबादी का अधिकतर हिस्सा उस खूनी काल के बाद पैदा हुआ है। खमेर रूज का तख्ता उलटने के बाद कंबोडिया ने पूंजीवाद का रास्ता दिया। आज वहां 1990 के दशक की तुलना में बहुत शांति और विकास है। हालांकि अभी बहुत से लोगों को इस बात में दिलचस्पी है कि इस मामले में क्या फैसला आएगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। वक्त हो चला है डीडी प्रीमियर्स का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी प्रीमियर्स और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आपको देखने को मिलेगा कि पूजा से शादी करवाकर विधायक जी से रिश्ता जोड़ने का ख्वाब टूटने के बाद अब इंद्रेश कीर्ति से हर हाल में बदला लेना चाहता है। उसने पूरे गांव के सामने सिर्फ शादी नहीं तोड़वाई, इंद्रेश सिंह की पगड़ी उछाली है। पगड़ी चुनौती दी है उसने मुझे। एक औरत के सामने इंद्रेश सिंह झुक जाए, ऐसा तो आज तक ना कभी हुआ और ना कभी होगा। इस लोमड़ी को सबक सिखाना पड़ेगा और इसको सबक सिखाएगा ये इंद्रेश सिंह। तो अब क्या करेगा इंद्रेश, जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आप देखेंगे कि अपनी सारी योजनाओं को एक के बाद एक विफल होता देख अब कंस एक खतरनाक राक्षस को गोकुल में बुलाने की योजना बना रहा है। कंस चुप नहीं बैठेगा। ये सोच सोच के यही चिंता मुझे सताए जा रही है कि वो क्या करने वाला है। यार मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ये गुफा आप क्यों खुदवा रहे हैं महाराज? इसे तो आपने ही बंद करवाया था। आप जानते हैं ना महाराज, जब ये गुफा खुलती है तो क्या होता है? जानता हूं, इसलिए तो खुलवा रहा हूं। शीघ्र करो। तो कैसे करेंगे बालकृष्ण इस खतरनाक राक्षस का सामना, जानने के लिए देखिए धारावाहिक बालकृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 4,510 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 5,640 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98% से ज़्यादा है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.80%, दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.33%। और देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 216 करोड़ 95 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 12 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। रुक करते खेल की खबरों का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 208 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 30 गेंदों में 71 रन की नाबाद पारी खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19.2 ओवर में 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कैमरून ग्रीन ने 30 गेंदों में 61 रन और मैथ्यू वेट ने 21 गेंदों में 45 रन की नाबाद पारी खेली। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। अगला मैच 23 सितंबर को नागपुर में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही महिलाओं की 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज का आज दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इस सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे चल रही है। इससे पहले खेले गए सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड को भारतीय महिला टीम के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। आज का ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम। सीरीज का पहला मैच अपने नाम करने के बाद आत्मविश्वास से भरी भारतीय महिला टीम जहां आज भी इस मैच को जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाने के इरादे से मैदान में उतरेगी, तो वहीं इंग्लैंड की टीम आज के मैच को जीतकर सीरीज में बने रहने की भरपूर कोशिश करेगी। महिला T20 एशिया कप 2022 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक बांग्लादेश के सिलहट में खेला जाएगा। इसकी घोषणा एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने मंगलवार को की। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम अपने अभियान की शुरुआत 1 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ करेगा। फिर भारतीय टीम 3 अक्टूबर को मलेशिया और 4 अक्टूबर को UAE से भिड़ेगी। लगातार 2 दिन खेलने के बाद टीम 7 अक्टूबर को पाकिस्तान के सामने होंगी। एशिया कप के 8वें संस्करण में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट राउंड रॉबिन आधार पर खेला जाएगा। इसमें शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। वहीं गुजरात में हो रहे राष्ट्रीय खेलों में टेनिस की स्पर्धा शुरू हो गई है। सूरत के PDDU स्टेडियम में खेले जा रहे प्रतियोगिता में आज सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में देश के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। राष्ट्रीय खेलों में टेनिस का सीधा प्रसारण DD स्पोर्ट्स पर देखा जा सकता है। और अब बात करते हैं ICC रैंकिंग को लेकर, जिसमें महिला क्रिकेट की ताज़ा रैंकिंग जारी की गई है। इस नवीनतम रैंकिंग में भारत की स्टार ओपनर और उप कप्तान स्मृति मंधाना को जबरदस्त फायदा मिला। ICC की महिला क्रिकेट की ताज़ा T20 विश्व रैंकिंग में मंधाना 2 स्थानों की छलांग लगाते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गई। वनडे में भी मंधाना ने 3 स्थानों की छलांग लगाई और 7वें पायदान पर पहुंची। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में मंधाना ने 3 T20 मैचों की सीरीज में 111 रन बनाए थे। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में मंधाना ने मैच विनिंग 91 रन की पारी खेली। अन्य भारतीय महिला खिलाड़ियों की बात करें तो कप्तान हरमनप्रीत कौर वनडे रैंकिंग में 9वें स्थान पर पहुंच गई। वहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा 32वें पायदान पर पहुंच गई। विकेटकीपर बल्लेबाज यासिका भाटिया ने 37वें पायदान पर जगह बनाई। बात करते हैं गुड न्यूज़ की। वहीं दक्षिणी दिल्ली के साकेत में एक झोपड़ी में रहती हैं एक अम्मा और प्रतिदिन लगभग 200 रुपये कमाती हैं, जिसमें वो लगभग सभी पड़ोस के कुत्तों पर खर्च करती हैं। ये 65 वर्षीय कचरा बीनने वाली प्रतिमा देवी की कहानी बहुत लोगों को प्रेरित करती है, जो हर दिन कुत्तों की देखभाल कर रही हैं। आइए देखते हैं। ये सरजमीने हिंद है। यहाँ जगह जगह जानवर और इंसान के बीच रिश्तों की इबारत लिखी जाती है। ये है बंगाल की प्रतिमा देवी,
जो पिछले 30 सालों से दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में 400 कुत्तों की परवरिश करती हैं। उनकी छोटी सी झुग्गी इन आवारा कुत्तों का आशियाना है। प्रतिमा न आए तो ये कुत्ते कुछ खाते नहीं। कूड़ा करकट इकट्ठा करके उसे बेचकर और सड़क किनारे एक छोटा सा पान का खोखा लगाकर प्रतिमा देवी जो कुछ भी कमाती हैं उसे इन बेजुबान जानवरों पर लुटा देती हैं। यही उनका परिवार है और यही उनका संसार भी। अपना बहुत प्यार लगता है इनके साथ। मेरा पूरा जिंदगी भर काट गया। मोटा मोटी हम इस गांव में था, गांव में भी पालती थी। फिर यहाँ 84 में आई ना, तब से डॉग का काम करते। छोटा सा एक चाय का दुकान था, तब से लगा पड़ा। अभी तो ये अपना परिवार का छोड़ दिया, किंतु इनके नहीं छोड़ा। इनके लिए तो जब तक को खाना अपना हाथ से ना दो तो ये लोग हमारा टका के जमी कहाँ बाहर चले जाएगी, तो ये लोग हमारा इंतजार करते रहते जब कभी हमारा मालिक आएगी हमको खाना देगी। किंतु अब इनके छोड़ के हम कहीं ना जा पा रही थी। अभी करीब 30 साल पहले दिल्ली आने के बाद प्रतिमा ने शुरुआत में शहर के घरों में रसोइये का काम शुरू किया। कुछ वर्षों तक सड़कों पर कूड़ा बीनकर मिले पैसों से गुजारा किया और फिर बाद में साकेत के पीवीआर अनुपम कॉम्प्लेक्स में परचून की दुकान शुरू की और सड़क पर आवारा कुत्तों को कई बार भूखे और बीमारी से मरते देखा। प्रतिमा को ये देखकर बहुत तकलीफ हुई और वो आस पड़ोस के कुत्तों की देखभाल करने लगी। अपनी कठिन जिंदगी के बाद भी वो इन बेजुबान जानवरों को परेशान नहीं होने देती। जाहिर है एक साथ इतने कुत्तों को देखकर लोग अक्सर डर जाते हैं, लेकिन प्रतिमा देवी की शिद्दत को देखकर कुछ लोग मदद के लिए सामने भी आए हैं। जिस तरह का काम वो कर रही है उनके साथ अगर हम थोड़ा भी कर ले उनका तो बहुत मतलब बहुत अच्छा ही लगता है। और वो हमेशा एक स्माइलिंग लेडी यहाँ बैठी रहती है, अपने डॉग्स के साथ घिरी हुई होती है। शाम में अगर आप आओगे और सुबह आओगे अलग ही नज़ारा दिखता है यहाँ पर। यहाँ हर कुत्ते का एक नाम है और कुत्ते प्रतिमा देवी के साथ कुछ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो सचमुच उनकी माँ हो। कुछ कुत्तों से शुरू होकर ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई और अब लगभग 400 कुत्तों का आश्रय स्थल है और माँ है प्रतिमा देवी और इसीलिए लोग उन्हें डॉग अम्मा के नाम से पुकारते हैं। आपने देखा ये कुत्ते ही अब डॉग अम्मा का परिवार हैं और कह सकते हैं कि अपने सुख से ज़्यादा जो दूसरों के सुख की चिंता करे वही अच्छा मनुष्य होता है, अच्छा इंसान होता है और डॉग अम्मा की कहानी हमें यही बताती है। कैमरा पर्सन राजेश रिक्की के साथ मैं शहला निगार, दूरदर्शन के लिए। और इस वक्त की बड़ी और बुरी खबर आ रही है बॉलीवुड से, जहां पर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जो है वो नहीं रहे। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 42 दिन से वो एम्स में भर्ती थे। कॉमेडियन के तौर पर मशहूर हुए राजू श्रीवास्तव, जिन्होंने दुनिया को हंसाने की कला सिखाई, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। काफ़ी दिनों से जिम में वर्कआउट करने के बाद वो बेहोश हुए और उसके बाद वो वेंटिलेटर पे थे। एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 42 दिन से भर्ती थे। मिमिक्री की वजह से उन्हें पहचान मिली। लाफ्टर चैलेंज के ज़रिए उन्होंने लाफ्टर चैलेंज जीता। उसके बाद एक नया अध्याय उन्होंने शुरू किया और कई फिल्मों में छोटे रोल्स के साथ साथ बड़े कॉमेडियन रोल्स में भी वो नजर आए। दुनिया को हंसाने के साथ साथ लंबे समय से वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे और एक खामोश सफ़र पर निकल पड़े। नहीं रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। लगातार उनके लिए काफ़ी दुआएं की जा रही थी। कई बार खबरें भी सामने आई कि उनकी हालत में सुधार भी हुआ, लेकिन लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे और 42 दिन का लंबा समय रहा जब उनका इलाज चल रहा था। लेकिन जो ये बुरी खबर वो यही है कि राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। और उनके ना रहने का मतलब यही है कि किस तरह से जो एक हास्य जगत है उसको तो अपूर्णीय क्षति है ही, लेकिन किस तरह से बेहतरीन इंसान थे। व्यक्तित्व हमेशा खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ। बिग बॉस में भी उन्होंने भागीदारी की थी, हिस्सेदारी ली थी और लगातार हमेशा चुटीले वाकपटु अंदाज के लिए जाने जाने वाले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं हैं। आम लोगों की आवाज़ में हंसी ढूंढने वाले कई ऐसे उन्होंने कैरेक्टर्स को जन्म दिया जो हमारे बीच रहे और उसी तरह के कैरेक्टर्स को लेकर वो मिमिक्री, उसी तरह की एक्टिंग के ज़रिए उन्होंने टाइमिंग और मेथड, हम कह सकते हैं कॉमेडी को नया आयाम दिया। लाफ्टर चैलेंज के ज़रिए हमने देखा कि किस तरह से उनके कई हुए ऐसे
किए हुए ऐसे कई कॉमिक टाइमिंग एक्ट्स हैं जो आज भी अगर आप सुनते हैं तो आपके चेहरों पर हंसी आ जाएगी। तो आम लोगों की आवाज़ में हंसाने वाला जो है वो एक खामोश यात्रा पर निकल गया। राजू श्रीवास्तव नहीं रहे, कॉमेडी को नई पहचान दी थी उन्होंने। हम जानते हैं कि लाफ्टर चैलेंज से कई ऐसे कॉमेडियंस निकले, लेकिन राजू श्रीवास्तव की अगर बात की जाए, कॉमेडियन एहसान कुरैशी थे, सुनील पाल थे, बहुत से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि खो गए, लेकिन राजू श्रीवास्तव एक चमकते हुए सितारे की तरह फलक पर रहे। उन्होंने कॉमेडी से शुरुआत की, कई ऐसे टीवी शोज़ का वो हिस्सा रहे और ख़ास तौर पर कई ऐसे अवार्ड फंक्शन से जिनको उन्होंने होस्ट किया और मुस्कुराते हुए हमेशा लोगों को हंसाया। एम्स में सुबह 10:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। और जब कॉमेडी की बात आती है तो राजू श्रीवास्तव का इस हास्य टाइमिंग को लेकर कोई सानी नहीं। कई भाषाओं में अगर बात की जाए, खास तौर पर ऐसे कई कैरेक्टर्स को उन्होंने जीवंत अपनी जीवटता से जिंदा किया जो आज भी अगर मैं, आप या कोई भी सुनता है तो कहीं ना कहीं मुख पर हंसी आ ही जाती है। हालांकि इस खबर से अपूर्ण्य क्षति है जब हम बात करते हैं कॉमेडी जगत के उन तमाम हस्तियों की। कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम दुनिया में किसी को हंसाने का होता है, अगर वो बखूबी कोई जानता था तो वो राजू श्रीवास्तव थे। 25 दिसंबर 1963 को जन्मे, 21 सितंबर 2022 को अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हुए राजू श्रीवास्तव। एम्स में आज उनका सुबह निधन हुआ है। कई ऐसी खबरें सामने आई थी कि उनके इलाज में सुधार चल रहा है, हालांकि वो वेंटिलेटर पर भी थे, लेकिन अब जो ये खबर सामने आ रही है, यकीन मानिए ये किसी के लिए भी अच्छी नहीं। और कहीं ना कहीं जो आपको मुश्किल वक्त में हंसाना सिखाए, मुश्किल वक्त में आपको मुसीबत से लड़ना सिखाए, अगर आपको उसके बारे में ये पता लगे तो कहीं ना कहीं, मैं खुद बुलेटिन पढ़ रही हूँ और मुझे लग रहा है कि ये खबर जो है काश सुबह नहीं मुझे पढ़नी होती, लेकिन मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं। और जब उन्होंने अपनी कॉमेडी की शुरुआत लाफ्टर चैलेंज से की थी, मैं आपको बताऊं, तब हम स्कूल में थे और उसके साथ हमने देखा कि कैसे वो मैच्योर होकर आगे कॉमेडी जगत में आगे बढ़ते रहे। हमारे साथ नितेंद्र सिंह जुड़ गए। नितेंद्र, राजू श्रीवास्तव नहीं रहे, हास्य से हंसाने वाले आज एक खामोश यात्रा पर निकल गए। जी बिल्कुल आंचल, आपसे थोड़ी देर पहले 10:20 पर एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली और पिछले 42 दिनों से एम्स में भर्ती थे। 10 अगस्त को उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था जब वो जिम में थे। उसके बाद एम्स इमरजेंसी में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पे लगातार नजर रखे हुए थे और उनको वेंटिलेटर पर भी रखा गया था और लगातार कोशिश के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और 42 दिन बाद आज उनका सुबह निधन हो गया एम्स में। निश्चित तौर पे एक बड़ी क्षति है। कॉमेडी के क्षेत्र में उन्होंने काफी नाम अर्जित किया है। उम्र उनकी महज 58 साल थी, तो ऐसे में एक बड़ा सदमा है। नितेंद्र, लेकिन कई बार खबरें सामने भी आई कि उन्हें वेंटिलेटर पर जब रखा गया था उनकी आंख खुली और कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत सुधार भी डॉक्टर्स ने देखा, लेकिन बहुत हम अहम ये देख पा रहे हैं कि ज़्यादा फिटनेस और इस तरह से जिम वर्कआउट करने से, अभी हमने देखा था जो एक सीरियल था भाभी जी घर पे हैं, मलखान, हमने उनको भी इसी तरह से खो दिया था। जी बिल्कुल, देखिए करीब 42 दिनों तक डॉक्टर उनको बचाने की कोशिश में लगे रहे और कोशिश ये रही कि मल्टीपल डॉक्टरों की टीम थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो हार्ट के डॉक्टर थे, किडनी के डॉक्टर थे, तमाम जो आईसीयू क्रिटिकल केयर के डॉक्टर थे, वो उनके स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखे हुए थे। वेंटिलेटर पे जब वो गए थे उसके बाद कुछ दिन के लिए वापस भी उनको वेंटिलेटर से किया गया था, लेकिन पूरी तरीके से वो एक तरह से हम कहें कि स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे और लगातार कोशिश डॉक्टरों ने किया कि किसी तरीके से उनको बचाया जा सके, लेकिन बचाया नहीं जा सका इतने तमाम प्रयास के बावजूद भी। तो आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। निश्चित तौर पे हाल के दिनों में देखा गया है कि इतने कम उम्र में वर्कआउट करते हुए 3-4 जो एक तरह से सेलिब्रिटी है उनका निधन हुआ है, तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा बहस का विषय बना हुआ है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है जब वर्कआउट करने के दौरान इस तरह की कार्डियक अरेस्ट हो रहा है और ये किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है। इन तमाम चीजों पे इस पर तो मंथन और चिंतन होना ही चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि कई ऐसे मामले सामने आए। ऐसा ही मामला हमने सिद्धार्थ शुक्ला है उनका भी देखा था और कहीं ना कहीं नितेंद्र अगर देखें तो एज न्यूज़ एंकर्स, एज रिपोर्टर्स, इस तरह की खबरें जब हमें ब्रेक करनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं, तो दुख बहुत होता है। ख़ास तौर पर हंसाने वाला व्यक्ति अब कहीं हम कह सकते हैं कि रुला कर चला गया और उन्होंने कॉमेडी को एक नया आयाम दिया था। नितेंद्र, अगर हम हेल्थ से थोड़ा हटकर बात करें तो जब हम कॉमेडी की बात करते हैं तो लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद हमने देखा बिग बॉस सीजन 3 में भी वो आए थे। कहीं ना कहीं कॉमेडी को एक नया आयाम, कैरेक्टर्स के साथ जीवटता, वाकपटुता उनकी सबसे अहम
हम कह सकते हैं छवि के साथ जुड़ा हुआ ये एक व्यक्तित्व उनको, जिसको उन्होंने बहुत लार्जर लाइफ ना बनाकर आम जो लोग हैं उनके साथ जोड़ा। जी बिल्कुल, देखिए अगर वो कानपुर से आते थे और बिल्कुल देसी अंदाज में उनका कॉमेडी होता था, जो भी उनके जो हास्य के व्यंग के जो सब्जेक्ट होते थे वो एकदम बिल्कुल गांव देहात से जुड़ी हुई, और जो हम आसपास अपने देखते हैं उनको वो थीम बनाते हुए करते थे। अभी कुछ दिन पहले जो कॉमेडी का एक शो हुआ था एक निजी चैनल पे, उसमें भी वो गेस्ट के तौर पे आए थे और जज के तौर पे भी थे। जब उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ उससे 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं उस शो को देख भी रहा था। तो बहुत यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि इतना हास्य रस से भरा हुआ व्यक्ति जो दूसरों को हंसाते थे, उनका अचानक इस तरह से चले जाना। एक चीज उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि बीजेपी से जुड़े हुए थे और इलेक्शन भी लड़े थे, और एक बार बीजेपी मुख्यालय पे मैं उनसे मिला भी था। तो निश्चित तौर पे उनकी याद जिस तरीके से है। आप बिल्कुल नितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मुंबई नगरी से श्यामा जुड़ी है। श्यामा, अच्छी खबर नहीं रहे कॉमेडी के किंग, साथ ही साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लंबा फिल्मी करियर रहा है राजू श्रीवास्तव का, लेकिन अच्छी खबर नहीं। देखिए आंचल, जब वो एडमिट हुए थे एम्स में, और जब जिस स्थिति में वो परिस्थिति में एडमिट हुए थे, डर तो सभी को लग रहा था, लेकिन उम्मीद बिल्कुल थी कि राजू जी फिर आ जाएंगे एक बार लोगों के बीच कॉमेडी कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन जो इस तरीके से आज खबर आई है वो बेहद दुखद है, और साथ ही पूरे इंडस्ट्री के लिए, कॉमेडी जगत के लिए स्पेशली काफी ज्यादा एक कह सकते हैं हम कि बहुत बड़ा झटका लगा है। अब जिस तरीके से नितेंद्र बता रहे थे कि वो मिले थे उन्हें, मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। अभी फिलहाल हमने देखा था जब फिट इंडिया मूवमेंट के लिए हम देख रहे थे कि हम काफी सारे लोगों के एक्टर्स के, सेलिब्रिटीज के बाइट्स ले रहे थे, तब मैं राजू श्रीवास्तव से मिली थी और बहुत एक खुश मिजाज इंसान थे वो झलकता था श्यामा, वो उनके व्यक्तित्व में झलकता भी था, क्योंकि आप अगर खुश नहीं है तो आप खुशी नहीं बांट सकते लोगों को। बिल्कुल, और वो जिस तरीके से वो बात करते थे, हंसाते थे, नॉर्मल अगर आप बात भी कर रहे हैं तो बिना आप 5 मिनट हंसे आपकी बात नहीं हो सकती है। तो वो इस तरीके से मिलते थे, सिर्फ स्टेज पे वो कॉमेडी नहीं करते थे, उनके एक व्यक्तित्व में ही ये पूरी एक तरीके से था कि लोगों को हंसाना, लोगों को खुश रखना, ये उनकी एक खुद की एक ट्रेड थी। और वही हमने देखा कि उस दिन भी और इसके अलावा भी कई सारे इवेंट्स पे जब वो आते थे, जब वो मिलते थे, पॉलिटिकली बात कर लीजिए या सेलिब्रिटीज के इवेंट्स की बात कर लीजिए, बॉलीवुड के इवेंट की बात कर लीजिए, वो हमेशा ही खुशमिजाज रहे हैं, जिंदा दिल रहे हैं, लोगों को हंसाते रहे हैं, लोगों से बहुत एक तरीके से वार्म तरीके से वो मिलते रहे हैं। और इसी की वजह से हम कहते हैं कि इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा जेम जो है बिल्कुल जिस ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज से बतौर प्रतिभागी श्यामा उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने उसको जज भी किया है। तो आप करियर ग्राफ देखिए, और जो तमाम छोटे गजोदर भैया या फिर हम कह सकते तमाम छोटे छोटे वो कैरेक्टर्स जिनसे शायद हम मिलते भी हैं, उनको उन्होंने किस तरह से लोगों के बीच लाकर खड़ा करके संवाद स्थापित किया और कॉमेडी को मेथड टाइमिंग से एक नया ही आयाम दिया। जी ये देखिए, हम जो कॉमेडी की बात करते हैं, हम पहले देखते थे कि कॉमेडी के किंग होते थे जॉनी लीवर, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे हमने देखना स्टार्ट किया कि ये लाफ्टर चैलेंज के थ्रू या अन्य जो शोज होते थे उसके थ्रू हमारे बीच में कई नए कॉमेडियंस हमारे बीच में आए, जो एक फ्रेश कॉमेडी था उसमें वो भी हमारे सामने आए। उसमें से ही एक है ये जेम जो राजू श्रीवास्तव हमारे सामने आए। जिस तरीके से आपने करियर ग्राफ की भी बात की, तो हार्ड वर्क बहुत था, वो गिफ्टेड भी थे, वो करते भी थे बहुत अच्छी तरीके से, जो लर्निंग थी या एक तरीके से जो हम कह सकते हैं स्टडी थी वो काफी उनकी रहती थी, और इसी वजह से वो उनका करियर ग्राफ जो था हमेशा ऊपर रहता था, लेकिन हमेशा वो डाउन टू अर्थ ही रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो इतने बड़े स्टेज पे पहुंच गए या इतने बड़े पोजीशन पे पहुंच गए तो उनमें कोई अलग सी बात आ जाती है। वो बहुत डाउन टू अर्थ रहते थे और पॉलिटिकल। और सबसे अहम बात श्यामा, ये हम कोशिश करेंगे कि आपके जरिए जो लाफ्टर चैलेंज के ज़माने के उनके साथी रहे हैं, जिसमें कपिल शर्मा भी थे, एहसान कुरैशी थे, सुनील पाल थे, राउफ लाला थे, ये तमाम वो लोग हैं जो उनके उस वक्त के साथी रहे। उन्होंने उनका कहीं ना कहीं ये विकास देखा है। लेकिन राजू श्रीवास्तव अलहदा थे, अलग थे, बिल्कुल उनका स्टाइल
बात करने का तरीका बहुत अलग था और हमने देखा कि कैसे खाली इन लाफ्टर चैलेंजेस के जरिए नहीं, बिग बॉस सीजन 3 में भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में उभर कर सामने आए थे। श्यामा, नितिन, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हम कोशिश करेंगे कि तमाम जो उनके इस दौर के साथी हैं उनसे अगर असाइनमेंट हमें सुन रहा है ऊपर, तो वो उनसे अगर फोन लाइन पे कनेक्ट करेगा तो हम उनसे ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि उनके साथ राजू श्रीवास्तव की क्या जो है यादें रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बहुत से कॉमेडियंस हैं इनके साथ नितेंद्र, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें एहसान कुरैशी हैं, राउफ लाला थे, सुनील पाल, कपिल शर्मा, और जिस शो में वो प्रतिभागी थे वहीं के वो जज बनकर आगे निकले। लेकिन राजू श्रीवास्तव अलग थे, अलहदा थे अपने स्टाइल की वजह से। जी बिल्कुल। उसका कारण ये था कि जो आम आदमी और रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं पे व्यंग सुनाने के लिए वो जाने जाते थे और सब कोई अपने से कनेक्ट करता था और उनको ऐसा लगता था कि ये हमारे बीच के ही हैं, और जो हम रोज आसपास के अपने जो घटनाएं देखते हैं उस पर वो व्यंग करते थे और उसकी वजह से काफी वो लोकप्रिय थे। और जैसे ही वो मंच पे आते थे, हमने कितने शो देखे हैं टीवी पे, जब हम लोग सैटरडे संडे को अपने घर में देखते हैं तो आप जब भी मंच पे आते थे हंसते हुए मुस्कुराते हुए आते थे। तो ये जो याद है वो हम भुला नहीं सकते। और आपने देखा होगा कि चाहे वो शक्तिमान हो, बिग बॉस 3 हो, ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज हो, इन तमाम जगहों पे उन्होंने काम किया। साथ ही साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, चाहे वो तेजाब हो, मैंने प्यार किया हो, बाजीगर, जी हाँ, आमदनी अठन्नी, खर्च रुपया, इन तमाम ऐसे जो फिल्में थी उसमें भी काम किया। फिर राजनीति के क्षेत्र में भी आए, वो कानपुर से वो सपा के टिकट पर प्रत्याशी भी थे, बाद में बीजेपी ज्वाइन किए। तो चाहे वो समाज का कोई भी क्षेत्र हो उस पर उनकी छाप रही है और उनके समकालीन जितने जिनका आपने नाम गिनाया वो तमाम लोग अभी बिल्कुल। नितेंद्र, क्योंकि आप लगातार हेल्थ कवर करते आए हैं, 58 साल की महज उम्र, और उसके बाद साफ तौर पर किस तरह से ये जो मामले अब हम देख रहे हैं कोरोना के बाद खास तौर पर, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये है कि भाई कसरत ज़्यादा करनी चाहिए, एक संतुलित आहार, आजकल हर कोई बहुत सजग सतर्क है, क्या ये सजगता, ये सतर्कता ज़्यादा हावी तो नहीं हो रही है? निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं, क्योंकि कई बार जब आप जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो एक्स्ट्रा प्रोटीन भी लोग लेते हैं जो डॉक्टर कहते हैं, तो वो कहीं न कहीं नुकसान कर रहा है। लेकिन ये भी देखना होगा कि कोरोना का कितना साइड इफेक्ट है, क्योंकि उस पर भी स्टडी लगातार चल रही है कि हार्ट पे, ब्रेन पे कितना असर कर रहा है, कितना क्लॉटिंग हो रहा है, इसको लेकर के भी स्टडी लॉन्ग टर्म देखा जा रहा है कि किया जा रहा है। लेकिन अगर हाल के दिनों में देखा जाए तो 4-5 जो बड़े सेलिब्रिटी जिस तरीके से उनकी डेथ हुई है, जो खुद ही इतना बढ़िया एक्सरसाइज वगैरह करते थे और उस दौरान उनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो ये निश्चित तौर पर एक सोचने की बात है, एक डिबेट की बात है, और डॉक्टरों ने भी इसका विश्लेषण किया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, तो लगातार इस बड़ी खबर को हम ट्रैक करते रहेंगे। हंसाने वाला रुलाकर चला गया, अब पूर्ण क्षति है हास्य जगत के लिए, हम सभी के लिए जो उनके फैन रहे हैं, उनकी संघर्षपूर्ण कहानियाँ, बहुत रोचक तथ्य हैं। आपको आगे भी हमारे साथ असीम जुड़ेंगे 11 बजे के समाचारों में, लेकिन इस खबर पर रहेगी हमारी खास नज़र और दुखद खबर हास्य जगत के लिए। फिलहाल न्यूज़ 18 में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।